अनंत विजय जी और फिर प्रेम जी के पास आ रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है ईश्वर जी आप थोड़े बायस्ड हैं रत्नाकर जी को लेकर, उनको बहुत समय देते हैं। बस ठीक है, यही लास्ट था सर। आज रत्नाकर जी व्रत कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आपने ऐसा बोल दिया। रत्नाकर जी को बहुत समय देते हैं, थोड़ा दूसरे वक्ताओं को भी समय दिया करिए। और अभी अभी मध्य प्रदेश से घूम के आए, ऐसा बता रहे थे। दो चीज पे पहले टिप्पणी कर लूं, फिर कांग्रेस के न्याय पत्र पे बोलूंगा। अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश से घूम के आऊं, अभी ऐसी खबर आ रही है कि कल बीजेपी में करीब 50-60 हजार कांग्रेसी ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कल पता चलेगा। दूसरी बात, हो सकता है संख्या अधिक भी हो। दूसरी बात, अभी इन्होंने जो कही कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, ये बड़ी रोचक और दिलचस्प और नई जानकारी रत्नाकर त्रिपाठी जी ने दी है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सर, मतलब राष्ट्रीय टीवी पे सही जानकारी दो। इससे इनकम टैक्स नहीं बचता है, इससे इनकम करने के लिए लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना। म्यूचुअल फंड से कुछ बचता होगा, पता नहीं, मुझे, मैं जानकार नहीं हूँ, गोयनका जी बताएंगे। रही बात न्याय पत्र की, जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी छाप दिखाई देती है। एक ऑब्सेशन दिखाई देता है बीजेपी से। जिस प्रकार से चार पहले कैटेगराइजेशन आप देखिए, अगर श्रेणियों को देखिए तो महिला, किसान, युवा, ये चार जो जाति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई थी, ये उसी से आरंभ होता है और उसके बाद अन्य मसलों पर जाता है। मैं सिर्फ शिक्षा और संस्कृति, दो चीजों की बात करूंगा। शिक्षा में जो इन्होंने बातें की हैं इस न्याय पत्र में, मुझे लगता है कि उन बातों में अपना अतीत, पहले पॉइंट में अपना अतीत दिखाई देता है। दूसरा, घोषणा पत्र बनाने वाले को ये नहीं पता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। एनएपी का मतलब किसी ने न्यू समझ लिया। तो मुझे लगता है कि जब घोषणा पत्र आप बनाते हैं तो वो आपकी पार्टी का चरित्र और आपकी पार्टी की विद्वता, सामर्थ्य, सबको प्रकटीकरण होता है उसमें। अगर उसमें इस प्रकार की गलतियां होंगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे, मुझे मालूम नहीं सच्चाई है कि नहीं, कि अमेरिका और कहां के की तस्वीरें उसमें लगी हैं। मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर बातें कही गई हैं कि जो संवैधानिक ढांचा, उसमें राज्य सरकार को जो अधिकार है उसको मजबूत करेंगे। हर एक कम्युनिटी कॉलेज हर तहसील में लागू होगा। मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं हम? हर तहसील का मतलब पता है, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे कम्युनिटी कॉलेज में, कम्युनिटी कॉलेज कैसे फंक्शन करेगा? अरे ठीक है, एक चुनाव के समय लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन ऐसी काल्पनिक बातें तो न की जाए जो कि हो संभव नहीं है। पंकज जी, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र, अच्छा दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजनीति होती है पाठ्य पुस्तकों को उससे दूर रखा जाएगा। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूं। प्लीज आराम से। अभी तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो पाठ्य पुस्तक बना था उसमें पढ़ाया जाता था महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। अगर यकीन ना हो तो एनसीईआरटी की पुस्तक देख लीजिए। और दूसरी तरफ पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय ए मॉब। तो ये कौन सी राजनीति थी? ये क्या राजनीति नहीं थी कि आप एक तरफ तो जाति को इंगित कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने की थी और गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या चूंकि मुसलमानों ने की थी, इसलिए आपने पाठ्य पुस्तक में उसको दबा दिया। क्लैरिफाई पंकज जी। ओके अनंत विजय जी, जवाब ले रहा हूं। और उसके बाद प्रेम जी बहुत देर से शांत है। पंकज जी, देखिए, 10 साल में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का एक बहुत ही आपत्तिजनक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक स्तर पर नहीं, कई स्तरों पर, स्कूल के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर। तो अगर उसको फिर से संशोधित किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और तो और पूरा इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहते हैं, पूरे इतिहास को बदलना चाहते हैं, उसके लिए पूरी एक परिषद बना के, पूरी एक समिति बनाकर इतिहास के पुनर्लेखन का काम चल रहा है। और तो और खुलकर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कि 370 सीटें हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को बदलना है। और कुतर्क ये देते हैं कि 106 बार संविधान में संशोधन हुआ तो फिर क्यों नहीं हो सकता? संविधान में संशोधन होना अलग बात है, संविधान को बदलना अलग बात है। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का कोई भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इस देश में निश्चित तौर पर लोकतंत्र कमजोर होगा। तो अगर इन सब चीजों में कुछ परिवर्तन आने वाली सरकार करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम जी जवाब दे रहे हैं, बीजेपी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स ऑन दिस। जी देखिए पहले जो है श्रीमान रत्नाकर जी ने कहा Okay. कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा की थी। रत्नाकर जी थोड़ा सा खबरें सुना भी करिए। 23 दिसंबर 2023 को ही भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय भजन लाल की सरकार ने राजस्थान के 76 लाख परिवारों को जो है वो जो सब्सिडी प्राप्त करने वाले परिवार हैं उनके लिए 450 में सिलेंडर देना शुरू कर दिया है और ये सिलेंडर की योजना लागू हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने जो हिमाचल में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं, एक बात। दूसरी चीज, संविधान में संशोधन करना ये संवैधानिक दायित्व संविधान निर्माता ही संसद को देकर गए हैं। अब राजीव गांधी ने प्रचंड बहुमत के आधार पर संविधान से ऊपर शरीयत को लाने का दुष्कर्म किया शाहबानों के मामले में। पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है और राजीव गांधी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने किसी भी सेकुलर कहे जाने वाले देश के संविधान में संविधान से ऊपर शरीयत को रखने का कुकर्म किया। तो ये कुकर्म पंकज जी, आप जिन राजीव गांधी को अपना आदर्श मानकर पत्रकारिता करते रहे उन्होंने किया और आपने खूब जो है आप जैसे पत्रकार खूब उस इकोसिस्टम ने तालियां बजाई। कभी जो है शरीयत जो है वो संविधान से ऊपर दुनिया के किसी भी सेकुलर देश में नहीं हुआ है जो भारत में हुआ। तो ये काम, और जहां तक रही संविधान संशोधन की बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे मद्रास क्रॉनिकल ने और ऑर्गेनाइजर ने उनकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना की, तो हमारा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 19 का पहला संशोधन किया था। तो संविधान संशोधन करना यह समकालीन संसद का दायित्व है, अधिकार है। यह संविधान निर्माता ही व्यवस्था देकर गए। ओके, एंडिंग कमेंट्स रेणु जी आपसे शुरू कर रहा हूं। एंडिंग कमेंट्स मैम रेणु जी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनिफेस्टो हर पार्टी निकालती है चुनाव से पहले। हमको ये देखना है कि कितनी पार्टी जिसको इम्प्लीमेंट करती हैं और क्या ये खोखले वादे हैं। लोगों के सामने आप जाते हैं बहुत सारी स्कीम्स लेके। अब जब कांग्रेस लाई थी मनरेगा तो यही बीजेपी उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि ये बेकार है। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, कितना अपोज किया उन्होंने मनरेगा को। जब वो पावर में आए तो उन्होंने इसी मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो बीजेपी ने लिए करे, पर इशू ये है कि क्या ये पार्टी जो वादे करती है क्या ये निभाती हैं कि नहीं। इसी याद से जाके वोट करना चाहिए। पॉइंट टेकन। अनंत विजय जी 30 सेकंड्स। अनंत विजय जी एंडिंग। मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास बदलने की बात जो पंकज जी कर रहे थे, इतिहास बदलना इतना आसान नहीं होता है और संविधान बदलने के लिए 370 की जरूरत नहीं होती। इंदिरा गांधी ने जब प्रियम्बल बदला था तब उनके पास 370 सदस्य नहीं थे। तो संविधान बदलने के लिए मंशा और नियत की आवश्यकता होती है पंकज जी, किसी संख्या बल की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर संविधान बदलने की मंशा अभी मौजूदा सरकार की होती तो इमरजेंसी लगा के संविधान बदल दिया जाता। रही बात इन चीजों की, जो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादे किए गए वो बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए। कौड़ी दिलचस्प है लेकिन है दूर। पंकज जी